चैप्टर गैसियस स्टेट में सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस। ठीक, अब इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Intermolecular forces is the forces, these are the forces which can bind the molecules together। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स है या कौन सा बॉन्ड है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कितना फोर्स। अब जितना ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल उतने ही पास आते जाएंगे, और जितने पास आते जाएंगे तो उसकी टेंडेंसी गैस से लिक्विड हो जाएगी और लिक्विड से सॉलिड हो जाएगी। तो यहां हम बोलेंगे कि सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड गैसेस हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस, तो फोर्स का जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये चीज। फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है ना, तो यहां डिस्टेंस क्या होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल, यहां लेस होगी, थोड़ी कम होगी, रिलेटिवली ज्यादा होगी, और यहां पे डिस्टेंस क्या होगी, हाई। अगर हम बात करें शेप की, तो शेप इनका फिक्स है सॉलिड का। लिक्विड का शेप जो है इट इज वेरिएबल नॉट फिक्स्ड, और गैसेस का वॉल्यूम जो है शेप इट इज नॉट फिक्स्ड। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का भी फिक्स है ना, लेकिन अगर गैस के बारे में बोलें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। गैसेस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इन विच इट इज प्लेस्ड, यानी कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ट्रीटेड एज वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है ना, तो हम गैस के खुद के वॉल्यूम की कोई बात नहीं करते हैं, तो वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी ये होता है कि अगर हम उसको फोर्स लगाएं तो कितने उसके वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो सॉलिड जो है इनके लिए ऑलमोस्ट जीरो है कंप्रेसिबिलिटी, यानी अगर आप फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस होते नहीं है सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी लिक्विड को भी कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा हम फोर्स लगा दे तो हो सकता है कि वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए लिक्विड के केस में। और गैस में जो है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो गैसेज आसानी से कंप्रेस हो जाती है, हाईली कंप्रेसिबल। तो तीन बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और सबसे मेन डिफरेंस किसमें है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल्स आर बाइंड टुगेदर स्ट्रांगली एंड इट इज सॉलिड। थोड़ा सा वीक होगा तो लिक्विड होगा, लिक्विड के बाद जो है, यानी जब हम एनर्जी देते हैं द सेम कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं किसी कंपाउंड को, जैसे मान लो किसी मेटल के बारे में बात करूं, तो मेटल अगर सॉलिड है तो मैं उसे गर्म करके पिघला सकता हूं, लिक्विड में कन्वर्ट करा सकता हूं, और लिक्विड से मैं उसे और एनर्जी देकर वेपोराइज करवा सकता हूं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो दे रहे हैं वो बॉन्ड के टूटने में काम आती है। तो जितनी ज्यादा हम एनर्जी देते जाएंगे बॉन्ड उतने ही टूटते जाएंगे, और बॉन्ड जैसे जैसे टूटते जाएंगे टेंडेंसी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरह शिफ्ट होती जाएगी, है ना। और मॉलिक्यूल के बीच का पूरा बॉन्ड तोड़ देंगे तो दे कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है इसका वाटर। वाटर इज फाउंड इन बोथ थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जब अपन आइस की बात करते हैं तो वहां बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा हम एनर्जी देते हैं बॉन्ड टूटना चालू करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। और जब हम पूरी तरीके से बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को, तो वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर और गैस। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका। इसकी बात कर रहे हैं तो गैसेस आर ऑफ टू टाइप। हम दो टाइप स्टडी करेंगे, एक तो होगी आइडियल गैस एंड अनदर वन इज रियल गैस।
आइडियल गैस हमने हाइपोथेटिकल एक कंडीशन मानी हुई है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आइडियल गैस को हम डिफाइन करते हैं कैसे कि आइडियल गैस में दो कंडीशन मेनली फॉलो होती है। पहली कंडीशन, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक। अब प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर दो मॉलिक्यूल कहीं भी पड़े हुए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर, लेकिन अगर मैं H2 के दो मॉलिक्यूल ले लूंगा तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो इनके बीच में भी होगा, ठीक है ना। 2% इसमें जो है आयनिक करेक्टर होता है H2 के अंदर। वैसे तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से बोलते हैं कि 0% आयनिक करेक्टर, बट 2% प्रैक्टिकली पाया जाता है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दो मॉलिक्यूल पास में आए और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हो जाए। तो पहली कंडीशन आइडियल गैस कौन सी फॉलो करता है? नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल in compare to molecule, in compare to volume of container। यानी शॉर्ट में मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। यानी मान लो ये कंटेनर है, तो यहां जो मॉलिक्यूल रखे हुए हमने दीज आर नेग्लिजिबल, दीज आर हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। और भी कंडीशन है जो कि हम बाद में जब हम डिराइव करेंगे KTG में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो मैं बाकी कंडीशन लिखूंगा। बाकी कंडीशन ऐसे हैं कि जब इनके बीच में जो कोलिजन होगा दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो मेन जो है कैरेक्टराइज कर रहे हैं इन दो कंडीशन से, यानी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन। अब प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो हमें कहेंगे कि कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल गैस हो, पर हम एक आइडियल नेचर को डिफाइन कर देंगे कि गैस की टेंडेंसी या तो वो आइडियल से किधर शिफ्ट होगी, रियल में, या रियल से किधर शिफ्ट होगी, आइडियल। परफेक्ट आइडियल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें कहेंगे कि गैस की टेंडेंसी आइडियल होने की होती जा रही है। समझिए बात। तो ये चीज जो है आइडियल गैस और रियल गैस में ये दोनों चीजें जो है उल्टी कर देंगे। यानी अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो गैस कौन सी बन जाएगी, रियल गैस। और अगर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल तो क्या बन जाएगा, वो रियल। तो दोनों कंडीशन अगर फेल करा देंगे तो रियल बन जाएगी, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो आइडियल बन जाएगी। आइडियल गैस में जो आइडियल गैस इक्वेशन हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं हम PV इज इक्वल टू nRT। हम यहां समझ लें P का मतलब है प्रेशर ऑफ गैस। अब गैस प्रेशर कैसे लगाती है कि मान लो किसी कंटेनर में मैं गैस को भर दूं तो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करते हुए इस दीवार पे कोलिजन करेंगे, और कंटेनर वॉल पे जो कोलिजन होता है इसकी वजह से जैसे कोई भी चीज टकराएगी इस पे कोलिजन करेगी तो ये फोर्स लगाएगी, इस पे मोमेंटम चेंज होगा, टकरा के वापस आएगी, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया कर दूं तो प्रेशर लगाएगी। तो गैस अगर हमने भरी हुई कंटेनर में है तो हर मॉलिक्यूल आगे कंटेनर वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करके वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, या तो वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दूं या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल दूं, ठीक है। गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर मान लो मैं किसी गैस की सर्टेन क्वांटिटी को 1 लीटर कंटेनर में रख दूं, उसे 1 लीटर से हम 2 लीटर में ले जाए तो अब वो 1 लीटर से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 लीटर। तो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है गैस का, वो वैसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है जिसमें कंटेनर रखा हुआ है, जो कंटेनर का वॉल्यूम। एन यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। आर इज ए गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, और T is the temperature of gas, temperature of gas। तो दिस इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। और कौन सी गैस आइडियल नेचर को फॉलो करेगी, जिसमें हम ये दो कंडीशन बोल देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0 एंड मोलिक्यूल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, वो आइडियल गैस बन जाएगी, ठीक
अगर मान लो वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसे रियल गैस बोलेंगे। रियल गैस के लिए हम अलग इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस का। नोट कीजिएगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर की जो यूनिट होती है, यूनिट हम यूज कर सकते हैं पास्कल, या हम यूज कर सकते हैं पास्कल कोई बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यूज कर सकते हैं एटीएम, या यूज कर सकते हैं बार। और भी यूनिट होती है प्रेशर की, हम जो पॉपुलर यूनिट है वही लिख रहे हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज ए पास्कल, इज कॉल्ड एज पास्कल, शॉर्ट में इसे पीए लिख देंगे। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे लिख दें 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे लिख दें 1.013 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, बिकॉज बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 एटीएम इज क्लोज टू क्या लिख सकते हैं, 1 बार। ये तो यूनिट होगी हमारी प्रेशर की, ठीक है ना। इनमें से किसी एक यूनिट को यूज किया जा सकता है। डाइन वगैरह भी यूज होता है, डाइन पुरानी यूनिट है ब्रिटिश के हिसाब से, तो अब उसको अपने जेईई के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम एमएल भी लिख सकते हैं। रिलेशन क्या है वो देख रहे हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिखा जाता है 1 cc, ठीक। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10⁻³ cc। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या मैं इसे लिख दूं 10⁻6 ml, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। इसे मैं लिख सकता हूं 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, डेसी होता है 1/10 मीटर, तो इसे मैं मीटर क्यूब को उठा के यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं कौन कौन सी हैं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या एमएल, या लीटर भी लिख सकता हूं मैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 cc। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml को लिख सकते हैं 10⁻³ cc। 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 ml, और 10⁻6 ml को कन्वर्ट करके 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को उठा के यहां रख दूं तो ये आ जाएगा 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर। R इज ए आइडियल गैस कांस्टेंट। तो R की जो यूनिट है, सबसे पहली यूनिट है 8.314, ये आ जाएगी यहां से इसकी यूनिट जूल पर मोल केल्विन। अब R की ये यूनिट हम तब यूज करेंगे जब हम प्रेशर को लिखते हैं मीटर क्यूब में, सॉरी प्रेशर को हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, वॉल्यूम हम लिखते हैं किसमें, मीटर क्यूब में, टेम्परेचर हमेशा लिखना है केल्विन में। अगर हम पीवी और टी का यूनिट ही यूज कर रहे हैं तो R यूज होगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसे लगभग हम न्यूमेरिकली 25/3 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। तो पहली यूनिट R की ये है। सेकेंड यूनिट है R की, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। इस यूनिट का यूज हम तब करेंगे जब प्रेशर हमें दिया हुआ हो एटीएम में, वॉल्यूम हमें दिया हुआ हो लीटर में, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ हो केल्विन में।
अगर ये तीनों यूनिट ऐसे है तो हम आर की वैल्यू ये यूज करेंगे, और इसे लगभग कैलकुलेशन के लिए हम 1/12 भी मान सकते हैं। ये दूसरी यूनिट। आर की तीसरी यूनिट है R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये यूज जो है हम तब करेंगे जब एनर्जी वाले फार्मूले में यूज होगा। अगर मैं पीवी बराबर एनआरटी का यूज करूं तो केवल ये दोनों ही यूज करेंगे। इसे हमें तब यूज करना है इन फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक। में जो टेम्परेचर आएगा हमेशा आएगा केल्विन में, के मीन्स केल्विन। पर टेम्परेचर की जो यूनिट होती है ये हम तीन तरीके से यूनिट यूज कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन या फ़ारेनहाइट। एफ मीन्स फ़ारेनहाइट। फार्मूला आपस में क्या रिलेशन होगा वो याद करना जरूरी है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड -0/100 - 0 बराबर टेम्परेचर इन केल्विन -273/373 - 273 बराबर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/212 - 32। यानी इसको हम ऐसे याद कर लें, T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 बराबर T केल्विन -273/100 बराबर T फ़ारेनहाइट -32/180। ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये दोनों यूज होते हैं। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो T इन केल्विन इज इक्वल टू T इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आगे होता है पॉइंट्स में 0.15 पर अपन पॉपुलर 273 जोड़ के लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी में कभी डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख दिया तो PV इज इक्वल टू एनआरटी में से नहीं रखना है। हम हमेशा क्या करेंगे, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे 273, मिला के कितना आ गया 300। तो हमेशा किस में रखना है, केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर की 3 यूनिट है। तो अभी अपन ने क्या सीखा है कि PV इज इक्वल टू एनआरटी जो है, प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी होती है, वॉल्यूम की कौन सी होती है, R की क्या क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, और टेम्परेचर की यूनिट। लेकिन हमेशा PV इज इक्वल टू एनआरटी में केवल हमें कौन सा रखना है, केल्विन वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में दे दिया हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ रख के उसको केल्विन में चेंज कर लें। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया हो तो केल्विन में चेंज कर लें, है ना। तो जब तक केल्विन में चेंज ना हो तब तक उसे पुट नहीं करना अपने, है ना। ये तो हो गया PV इज इक्वल टू। अब देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने लिखी है ये डिफरेंट गैस लॉज पे बेस्ड है। तो गैस लॉज में हम सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या बोलना है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस and constant temperature pressure of a gas is inversely proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना। इसको मैं समझाता हूं क्या चीज बोल रहा है। इसको हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे गैस रख दी है एक कंटेनर में और यहां हमने मूवेबल पिस्टन रख दिया है।
सपोज कीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट मान के चलूं, ठीक है, और हम इसको जो है यहाँ प्रेस करने लग जाए, तो जैसे हम प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये गैस कंप्रेस होना चालू कर देगी। यानी सिंपल मीनिंग ये था कि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में कमी आएगी। यानी इसने क्या बोल दिया कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फार्मूला इसने कैसे निकाला होगा, किसने अमाउंट फिक्स करके, टेम्परेचर फिक्स करके, जैसे वॉल्यूम को डबल टाइम्स किया होगा या हाफ किया होगा तो प्रेशर उसका डबल हो गया होगा, मतलब प्रैक्टिकली मेजर किया होगा। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे, इनको मिला के हमने एक इक्वेशन बनाई है। उस इक्वेशन को क्या नाम दिया है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाने में पहला कंट्रीब्यूशन किसका था, बॉयल का, ठीक है ना। तो बॉयल ने क्या किया कि अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ये तो बॉयल का कंसेप्ट था। समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं अमाउंट कांस्टेंट कर दूं, आर यहां पे कांस्टेंट है ही सही, टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो मैं मिला के पीवी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट। यही चीज बॉयल ने बोली कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। जब मैं प्रोपोर्शन साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के मान लिया, तो ये चीज क्या हो गई, के अपॉन वी। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, के। तो के इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ हो गया। तो बॉयल्स लॉ में आपको कौन सी दो चीजें कांस्टेंट करनी है, एक तो अमाउंट और एक टेम्परेचर, और फिर किसका चेंज कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम और प्रेशर का। वॉल्यूम बढ़ा दिया प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर दिया प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल लॉ है बॉयल्स लॉ। अगर हम कर्व ड्रॉ करें P वर्सेस V का, तो ये कर्व आएगा इस तरीके से, डिक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है। अगर मैं कर्व ड्रॉ कराऊं P वर्सेस 1/V का, तो कैसा आ जाएगा, इक्वेशन ध्यान रखेंगे दिमाग में, P इज इक्वल टू के अपॉन ये इक्वेशन, ठीक। अगर हम यहां पे P इसको में log ले लें तो log P बराबर हो जाएगा log K माइनस log V, सही है। या मैं इसको लिख सकता हूं log K प्लस log 1/V। अगर कर्व ड्रॉ करूं मैं log P वर्सेस log V का, कैसा कर्व आएगा बताइए। जब log V 0 हो जाएगा तो इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, log K पर, और फिर माइनस साइन है तो डिक्रीज होता जाएगा। सही बात है ना, ये वाला। और अगर मान लो मैं यहां पे कर्व खींचता हूं किसके बीच में, log P वर्सेस log 1/V के बीच में, तो इंटरसेक्ट कौन सा होगा, log K, और फिर ये कर्व कैसे जाता जाएगा, जिसमें स्लोप क्या होगा बताओ इसका, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्लोप इक्वेशन के हिसाब से कितना हो गया, 1, और स्लोप होता है tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45। तो चार कर्व समझ में आ गए हैं। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं प्रेशर कम होगा, इस तरीके से। P इज इक्वल टू K इंटू 1/V है। अगर मैं 1/V बाई एक्स एक्सिस पे ले लूँ, ये बाई एक्सिस, तो ये लीनियर से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा सर, और यहां से log ले लिया तो log P बराबर log K माइनस, ये उसका कर्व और ये इसका कर्व, नोट कर लो फटाफट। P भी इज इक्वल टू हमने बोल दिया है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब K, ठीक। अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं PV वर्सेस P का, तो क्या P बढ़ाने पे ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यानी कैसा आएगा। अगर मान लो मैं कर्व खींच दूं PV वर्सेस V का, अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूं, मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो उसका फर्क इस पे पड़ने वाला है, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, तो इसलिए कर्व कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये PV वर्सेस P का कर्व, PV वर्सेस V का। अब मैं यहां से दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, P वर्सेस V में एक ये इस तरीके से, एक ये इस तरीके से, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2। हमें मालूम करना है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो T1 और T2 में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, ये समझ लीजिएगा। यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं,
अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो इसका मतलब इस लाइन पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि PV इज इक्वल टू PV प्रोपोर्शनल टू क्या है, T। मैंने इस लाइन के अलोंग प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या बच गया, T। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप ये बताओ कि वॉल्यूम कहां पर ज्यादा है, अगर इसको कट कर रहा है तो यहां पे वॉल्यूम जो है ज्यादा है, और जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, यानी आंसर आ गया T1 ग्रेटर देन T2। एक बार वो समझ लीजिए इस बात को। दो कर्व है पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। हमें मालूम करना है एक कर्व है T1 टेम्परेचर पे, एक T2 पे, फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 T2। हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींच दी हॉरिजॉन्टल, ये यहां पे कट कर रहा है इसको, यहां पे कट कर रहा है इसको, तो यहां पे जो कट कर रहा है इसको मैं वॉल्यूम V2 मान लूं, और यहां जो कट कर रहा है इसको वॉल्यूम V1 मान लूं। अब आप ये देखो कि अगर ये आगे कट कर रहा है तो V1 ग्रेटर देन V2 हो गया, ठीक ना। अच्छा, इसके लिए जो है टेम्परेचर T1 है, इसके लिए T2 है। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा V1 V2 लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, ऐसा वो वैसे ही पता लग जाएगा, V और V डैश कर दूंगा। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां टेम्परेचर भी ज्यादा, तो T1 ग्रेटर देन T2। तरीके से P वर्सेस 1/V का कर्व, दो कर्व में ड्रॉ करता हूं यहां, ये T1 ये T2। हमसे पूछ लिया गया कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है। अगेन वही तरीका करेंगे, यहां से एक लाइन में हॉरिजॉन्टल खींच देता हूं, तो ये कट करेगा इसको यहां पर, और ये कट करेगा इसे यहां पर, ठीक है। अब बताइए कि अगर मैं यहां पे 1/V देख रहा हूं तो बताइए वॉल्यूम कहां ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे 1/V ज्यादा होगा तो V क्या होगा, लेस होगा। और अभी हमने देखा है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर यहाँ वॉल्यूम लेस है तो यहाँ टेम्परेचर भी क्या होगा, इसका मतलब T1 लेस देन क्या आ गया। आप चाहो तो एक लाइन ऐसे खींच के भी कर सकते हो, वर्टिकल खींच के भी किया जा सकता है, इसमें भी वर्टिकल खींच के भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो या तो आप हॉरिजॉन्टल खींच के कर लो तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वर्टिकल खींच लोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इधर वर्टिकल खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/V कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बता देता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज। जैसे ये दो कर्व है, यहां से मैं क्या करूं, P वर्सेस 1/V का ये लाइन खींच देता हूं। अब इस लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा, 1/V तो कांस्टेंट हो गया, 1/V कांस्टेंट यानी वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा, PV इज इक्वल टू nRT से P प्रोपोर्शनल टू T है, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो ये T1 ये T2, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी क्या होगा। तो लाइन या तो अपन वर्टिकल खींच ले या फिर दोनों तरीके से आया जा सकता है। एक गैस इज प्लेस्ड इन 2 लीटर कंटेनर एट 3 atm, आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रेशर इज डबल, कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। हमें कैसे पता लगा कि बॉयल्स लॉ लगाना है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ के हिसाब से मैं लिख रहा हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना P1 V1 इज इक्वल टू P2। अभी छाटिए P1 कितना है यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू 3 atm, वॉल्यूम V1 2 लीटर, प्रेशर इज डबल मीन्स 6 atm, और आप बता सकते हैं V2 कितना आ गया 1 लीटर। ये वैसे ही बताया जा सकता था, अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, बॉयल्स लॉ लगाते हुए वॉल्यूम हाफ होगा तो 2 लीटर से आंसर कितना जाएगा 1 लीटर। वही चीज है, P1 V1 से कर लिया 16 में। अब इस क्वेश्चन में एक गैस इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट ताकि बॉयल्स लॉ लगा सके। मान लो मैं ना लिखूं यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, तब भी जिस चीज के बारे में क्वेश्चन में बोला नहीं गया हुआ उसे हम कांस्टेंट मान के आगे सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम बॉयल्स लॉ लगा देंगे तब भी। ये बोला है प्रेशर इज इंक्रीज 20%, कैलकुलेट परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या आंसर आएगा बोलो। देख के नहीं करेंगे, न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे।
करो सॉल्यूशन। बच्चों के दिमाग में ये हमने बोला है कि P1 V1 यूज तो यही होगा। हमने बोला कि प्रेशर इज इंक्रीज 20%। सपोज करो इनिशियल प्रेशर P1 P मान लेता हूं, ठीक है, और अब P2 कितना हो जाएगा बताइए? इंक्रीज 20%, यानी कि P प्लस इसका 20% 0.2 P मैंने ऐड कर दिया है, 1.2 P हो जाएगा। अगर मैं V1 को V मान लूं तो V2 आएगा मेरे पास P1 V1 अपॉन P2। P1 कितना लिया है मैंने? P वॉल्यूम V, और ये 1.2 डिवाइड करने के बाद कितना आया? ये 5/6 V फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो डिक्रीज कितना हुआ है बताइए? डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस या V1 माइनस V2। V माइनस 5/6 V कितना आ गया? 1/6 V। हमसे पूछा है परसेंट डिक्रीज कितना है, तो परसेंट डिक्रीज 1/6 V अपॉन V इंटू 100, ये कितना आ गया? 16.67%। तो ऐसा नहीं कि हम इस क्वेश्चन में सीधा ही देख के बोल रहे हैं कि 20% इंक्रीज किया है तो 20% डिक्रीज हुआ, गलत हो जाता ना। यहां तो बोल सकते थे अपन अगर इसे डबल किया तो इसका हाफ हो गया, लेकिन जब परसेंटेज में दिया हुआ होगा तो न्यूमेरिकल मान के इस तरीके से ही सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बॉयल्स लॉ।